तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? प्रोटीन के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। आज का क्लास जो होगा वो हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला सेंटेंस जो पॉलीसेकेराइड में आपको लिखना है कि पॉलीसेकेराइड जो है, ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी लिखता है कि द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट आल्सो हैज पॉलीसेकेराइड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी जो हम लोग लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में लेकर के उसका जो सलरी बनाए थे और उसका जब हम लोग स्ट्रेन करके जो लिक्विड निकाले थे, जो एक एसिड सॉल्युबल पूल कहलाया था और एक एसिड इनसॉल्युबल पूल कहलाया था, ठीक है। तो जो एसिड में नहीं घुलता था उसमें प्रोटीन तो था ही, उसके साथ 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 उसमें कार्बोहाइड्रेट भी था। क्या था? कार्बोहाइड्रेट। तो वही चीज कह रहा है कि ये एसिड इनसॉल्युबल पैलेट है, जो इसमें पॉलीसेकेराइड्स है और ये अनदर क्लास का मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ था। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, यानी शुगर का यानी ग्लूकोज का एक लंबा चेन होता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। या शुगर का हम ये बोलेंगे कि एक लंबा चेन होता है पॉलीसेकेराइड, यानी बहुत सारा जब ग्लूकोज आपस में जुड़ेगा तब भी एक पॉलीसेकेराइड बनाएगा। अब यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है या पॉलीसेकेराइड बनता है, वो बहुत हो सकता है। वो ग्लूकोज भी स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है। आ रहा समझ में? तो ये अलग अलग जो है स्मॉलर यूनिट है जिसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। या हाई आप जब क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे, ठीक है ना, पार्ट 2 में। तो सबसे पहले कि ये जो पॉलीसेकेराइड्स है वो लॉन्ग चेन है किसका? शुगर का, ठीक है। ये दे आर थ्रेड्स कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, और ये अलग तरह के अलग अलग, या फिर हो सकता है कि सेम टाइप का लिखिएगा, इट कंटेन्स सेम मोनोसेकेराइड्स और डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। या तो ये सेम मोनोसेकेराइड को कंटेन कर सकता है या तो अलग अलग मोनोसेकेराइड को कंटेन कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए सेल्यूलोज का नाम सुने हैं, ठीक है। ये पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है, लेकिन ये किससे मिलकर के बना है? ठीक है। इसका जो मोनोमर है, सेल्यूलोज का जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज इसका मोनोमर से, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर के सेल्यूलोज बनता है, ठीक है। एक और एग्जांपल, आप इनुलिन का नाम सुने हैं? इनुलिन, ये भी एक पॉलीमर है, पॉलीमर है, लेकिन इसका मोनोमर कौन है? इसका जो मोनोमर है वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, जब फ्रुक्टोज आपस में जुड़ते जाएगा और एक लंबा चेन बनाएगा तो वो इनुलिन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये आपका होमो, जो मतलब एक जैसा मोनोमर से मिलकर के बना है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मोनोमर उसको बोलते हैं जो वो छोटा छोटा यूनिट जिससे मिलकर के कोई चेन बनता है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये एक, मान लो कि ये एक फ्रुक्टोज है, ये एक फ्रुक्टोज है, ये एक फ्रुक्टोज है, और ये आपस में जुड़ जुड़ करके एक लंबा चेन बना दे, और सबका सब क्या है? फ्रुक्टोज है। तो इस चेन को हम लोग इनुलिन बोलेंगे, और ये पॉलीमर कहलाएगा, और ये जो छोटा छोटा यूनिट है वो मोनोमर कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? पॉलीमर कहलाएगा ये पूरा चेन, पूरा चेन क्या कहलाएगा? पॉलीमर।
आ रहा समझ में? और ये जो छोटा यूनिट है वो क्या कहलाएगा? मोनोमर। क्या कहलाएगा? मोनोमर। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? लेकिन यहाँ पे हम जो ये लिखे एग्जाम्पल, ये होमोपॉलीमर का हुआ कि जिसमें सारा यूनिट जो छोटा छोटा जुड़ा है वो सब सेम एक जैसा है, इसमें अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे देखिए, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज से मिलकर के बना है। सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर। क्या है? होमोपॉलीमर है। यहाँ पे ये जो दोनों हम लिखे हैं ये दोनों होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर है। क्यों होमोपॉलीमर है? क्योंकि इसका जो सबसे छोटा यूनिट जो बार बार रिपीट हुआ है वो सेम है, एक ही जैसा, एक है सब। ठीक है, ओके। फिर स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। ठीक है, ग्लूकोज का ही ग्लूकोज का ही पॉलीमर है स्टार्च, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा सेल्यूलोज से अलग है, हालांकि ग्लूकोज से ही जुड़ करके ये बना है। ठीक है, और प्लांट जो है फूड स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो प्लांट जो फूड स्टोर करके रखता है अपने में वो स्टार्च के फॉर्म में रखता है। प्लांट फूड बनाता क्या है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। लेकिन एनिमल जो है, अगर जैसे हम लोग अगर ग्लूकोज को ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो हम लोग एक पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं और उसका नेम है ग्लाइकोजन। क्या नेम है? ग्लाइकोजन। ठीक है, हम लोगों में जो ग्लूकोज है वो एक अलग तरीके से अरेंज है, अलग तरह का चेन बनाता है, उसमें ब्रांच होता है और उस तरीके से उस फॉर्म में हम लोग स्टोर करके अपने बॉडी में रखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। तो प्लांट भी ग्लूकोज को स्टोर करके रख रहा है, लेकिन किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करके रख रहा है, लेकिन किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और देखिए यहाँ पे इनुलिन जो है ये भी एक पॉलीमर है, लेकिन किसका है? फ्रुक्टोज का है। किसका है? फ्रुक्टोज का है। तो लगभग ये सारा एग्जाम्पल हो चुका है, सिर्फ एक बच रहा है हम लोगों का, क्या? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है इसको लिखिए, फिर लिखते हैं आगे। चलिए तो देखते हैं ग्लाइकोजन क्या है। तो एनिमल जो ग्लूकोज को अपने बॉडी के अंदर स्टोर करता है तो किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। बहुत सारा ग्लूकोज को जोड़ जोड़ करके आपस में चेन जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ग्लाइकोजन क्या है। ग्लाइकोजन क्या है? इन एनिमल्स ग्लूकोज इज stored in the form of ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में स्टोर करता है? ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, अब हम लोग को यहां समझना है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेकेराइड्स। ध्यान दीजिए कि अगर कोई ग्लूकोज है, अगर कोई ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज या कोई भी मोनोसेकेराइड्स होता है तो उसमें बेसिकली या तो एक कीटोन ग्रुप होता है। क्या होता है? कीटोन ग्रुप। नहीं तो फिर उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। और ये कीटोन। तो ये दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप मोनोसेकेराइड में होता है, या तो कीटोन होगा या तो एल्डिहाइड होगा।
ठीक है। जब यहां से कोई चेन शुरुआत होता है, चेन का अगर स्टार्ट होता है यहां से, मान लीजिए कि यहां से कोई चेन स्टार्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट मोनोसेक्राइड है, ये सेकंड मोनोसेक्राइड है, ये थर्ड मोनोसेक्राइड है, ये फोर्थ मोनोसेक्राइड है, इस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो जो पहला मोनोसेक्राइड है ना, पहला मोनोसेक्राइड जो फर्स्ट मोनोसेक्राइड है, उसका जो कीटोन ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप जो भी है वो फ्री होता है। क्या होता है? फ्री। और इधर का जो सेकंड नंबर में जो जुड़ रहा है ना, ये सब का कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप जो है बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है। क्या बनाने में यूज हो जाता है? बॉन्ड। एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ये उसके बारे में पूरे डिटेल में यहाँ बता पाना डिफिकल्ट है, अभी जो सिंपली इतना बता रहे हैं जिससे आप समझ सकें इसको। ठीक है। तो ये सब जो बॉन्ड बनाने में अगर यूज हो जाता है, जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये रिड्यूसिंग जो टेस्ट है, केमिकल है, जो डाल करके हम चेक करते हैं कि कहाँ पे कीटोन ग्रुप है और कहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, समझ पा रहे हैं? उस प्रोसेस को रिड्यूसिंग प्रोसेस बोल सकते हैं या रिडक्शन कराते हैं वहां पे। तो वो सारा चीज जो है आपका ये सब में नहीं हो पाएगा। ये सब में जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड बनाएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो इन्वॉल्व हो जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसमें इन्वॉल्व हो जाता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में। आ रहा समझ में? और जो फर्स्ट वाला होता है वो नॉट इन्वॉल्व, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसीलिए जो पहला, जो शुरू का एंड होगा ना, राइट एंड जिसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे। और जो लेफ्ट एंड होगा वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। समझ पा रहे हैं? जो इसका, अब बोलिए कि यहाँ पे सर तो ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है ना? हम इसको राइट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? राइट मान लेते हैं कि ये राइट एंड है और ये लेफ्ट एंड है। ठीक है। तो जो राइट एंड होगा वो रिड्यूसिंग होगा। ये क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा। क्यों रिड्यूसिंग होगा? क्योंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो इधर के बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सिंपली समझो। यानी इसका जो नेचर है वो बचा हुआ है, ये इधर के बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसको जब हम चेक करना चाहेंगे केमिकल डाल करके कि ये रिड्यूस होता है या नहीं होता है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि राइट एंड जो होगा वो रिड्यूसिंग होगा, और जबकि लेफ्ट एंड वाला जो मोनोसेक्राइड होगा उसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना, वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग। क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग। तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखना है कि जो पॉलीसेक्राइड होता है उसका राइट एंड जो है वो रिड्यूसिंग एंड कहलाता है, और जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड कहलाता है। अब क्यों रिड्यूसिंग एंड कहला रहा है, क्यों नहीं कहला रहा है, उसका हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं कि इसमें, क्योंकि जो भी मोनोसेक्राइड होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रुक्टोज हो, जो भी हो, या तो उसमें एक एल्डिहाइड या तो इसमें एक कीटोन ग्रुप रहेगा। और वो जब आपस में चेन बनाएगा तो पहला वाला जो एटम होगा, पहला जो ग्रुप रहेगा, समझ पा रहे हैं? या फिर बोले जो राइट साइड जो होगा उसमें बचा हुआ रहेगा, कीटोन ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होगा बॉन्ड में, और उसका प्रॉपर्टी रहेगा। और हम उसको चेक करना चाहेंगे तो कोई केमिकल को यूज करके, तो वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो आपको ये याद रख लेना है कि राइट एंड जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है, और लेफ्ट एंड जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है किसी भी पॉलीसेक्राइड का। क्लियर है? यहां तक नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी ना स्ट्रक्चर बना करके दिखाया है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन और स्टार्च में डिफरेंस क्या है ये समझिएगा।
ग्लाइकोजन में जो होता है वो ग्लूकोज आपस में एक चेन बनाता है, लंबा चेन बनाता है, ठीक है। लेकिन उस चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, ये लंबा चेन है ग्लूकोज का। यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ 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 ग्लूकोज है, इनको इसमें ब्रांचिंग नहीं है। लेकिन जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन का ये अगर चेन है, ग्लूकोज है इसमें, फिर यहाँ से दूसरा चेन निकला, फिर इसमें ग्लूकोज है, फिर यहाँ से तीसरा चेन निकला, इसमें ग्लूकोज है, जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं? जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है, कि एक चेन है, इससे एक ब्रांच निकला है, इससे ब्रांच निकला है, इससे ब्रांच निकला है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ब्रांचिंग होता है, मतलब चेन आपस में जुड़ा होता है। लेकिन यही अगर स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में ग्लूकोज आपस में जुड़ा हुआ रहेगा और सीधा चेन बनाएगा, इससे कोई दूसरा चेन आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अब हम लोग ये समझेंगे कि सेल्यूलोज और स्टार्च में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों ग्लूकोज से बना है, सेल्यूलोज और स्टार्च में क्या डिफरेंस है? सेल्यूलोज और स्टार्च। तो सेल्यूलोज जो है ये भी पॉलीमर है, मतलब बहुत सारा छोटा छोटा यूनिट से मिल करके बना है, लेकिन किसका? ग्लूकोज का है। और ये भी पॉलीमर है, ग्लूकोज का। यानी स्टार्च भी ग्लूकोज से बना है और सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से बना है, ठीक है। लेकिन सेल्यूलोज का जो चेन है ना, चेन, ठीक है, वो स्ट्रेट चेन है। कैसा है? स्ट्रेट चेन है, ठीक है। और स्टार्च का जो चेन है ये हेलिकल चेन है। कैसा है? हेलिकल, इस तरीके से घुमा हुआ चेन है। समझ पा रहे हैं? ये हेलिकल फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म, जैसा स्प्रिंग होता है उस तरीके से। कोई दिक्कत क्या? अब हम कौन सा मटेरियल स्टार्च है या कौन सेल्यूलोज है ये चेक करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट। आप लोग क्लास 10 के बारे में पढ़े होंगे कि आप स्टार्च को चेक कर सकते हैं आयोडीन से। आयोडीन डालने से वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। लीफ में उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पत्ता में। तो आखिर ये बात है कि ये भी ग्लूकोज से बना है, ये भी ग्लूकोज से बना है, लेकिन इसमें आयोडीन डालते तो इसका कलर चेंज होता है, इसका कलर क्यों नहीं चेंज होता? डिफरेंस इसका चेन में है। तो ये हेलिकल चेन है और ये स्ट्रेट चेन है। और इसका जो ये हेलिकल फॉर्म है ना, यहाँ पे आयोडीन जो है अटैच हो सकता है और आयोडीन इसमें अटैच नहीं हो सकता। सेल्यूलोज में आयोडीन अटैच नहीं हो सकता, जबकि स्टार्च में आयोडीन अटैच हो सकता है। इसीलिए आयोडीन टेस्ट देता है। आ रहा समझ में? ध्यान देना, हियर आयोडीन कैन अटैच, और यहां पे आयोडीन कैन नॉट अटैच। इसमें आयोडीन अटैच नहीं हो सकता। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत क्या? तो इसके लिए क्या किया जाता है? आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू चेक the presence of starch। तो कहीं पे स्टार्च है या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए आप आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेल्यूलोज को आप आयोडीन की मदद से पता नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये एक बेसिक डिफरेंस और हम लोगों को यहाँ पे जानना था। और आयोडीन प्रेजेंट होने के कारण ये कैसा कलर कैसा देगा? ब्लू कलर देगा। कैसा कलर देगा? ब्लू कलर विथ आयोडीन। अगर आयोडीन के साथ जोड़ोगे तो ये कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब एग्जाम में आ सकता है, नोट कीजिए इसको। चलिए, तो ये तो पता ही होगा कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है, प्लांट के सेल में, वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। तो जो प्लांट सेल वॉल is made of सेल्यूलोज। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। और जो प्लांट पल्प होता है, एंड कॉटन फाइबर इज ऑल्सो सेल्यूलोजिक। ये भी सेल्यूलोज से ही बना होता है, ठीक है। और कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स का मतलब ये है, ठीक है, कि वो नॉर्मली सिर्फ ग्लूकोज से नहीं बना है, उसमें और कुछ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड तो जो ग्लूकोज से या फिर सिंपली मोनोमर जो है मोनोसेक्राइड से मिल करके बना है, उसको हम लोग पॉलीसेक्राइड बोल रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि उसमें और कुछ भी जुड़ा है, थोड़ा वो जटिल है, ठीक है। जिसमें से आपको पढ़ना है, जैसे एग्जाम्पल में एमिनो सुगर्स मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एमिनो ग्रुप भी जुड़ा है कार्बोहाइड्रेट के साथ। क्या जुड़ा है? एमिनो ग्रुप, तो उसको एमिनो शुगर बोल सकते हैं, ठीक है। केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स में केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स में, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखोगे केमिकली मॉडिफाइड शुगर का, तो ग्लूकोसामिन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन, ये सब हो जाए। और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करें, जैसे कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गया, समझ पा रहे हैं? इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जो बाहर से हार्ड कवर है, वो भी एक पॉलीसेक्राइड से बना होता है। इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, और एग्जाम्पल है काइटिन। क्या है? काइटिन, ठीक है। ये वही काइटिन है जो फंगस के ऊपर भी, फंगस का जो सेल वॉल है, फंगस का सेल वॉल, वो भी किससे बना होता है? काइटिन से, और वो भी एक तरह का पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। काइटिन इज also present in cell wall of फंगी। तो फंगस के ऊपर जो सेल वॉल है वो भी काइटिन का होता है, ठीक है। और जो आर्थ्रोपोडा के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है, जैसे बिच्छू के ऊपर का जो हार्ड कवर है, मक्खी के ऊपर का जो हार्ड कवर है, कॉकरोच के ऊपर का जो हार्ड कवर है, वो भी काइटिन का बनता है। और ये क्या है? एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। क्या है? प्लांट सेल के ऊपर भी जो सेल वॉल है,
सेल्यूलोज वो भी पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो प्लांट सेल के ऊपर जो सेल्यूलोज जो है, सेलुलोज जो सेल्यूलोज से बना है, वो सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज से बना है, उसमें और कोई दूसरा केमिकल प्रेजेंट ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स है, जिसमें शुगर के अलावा यानी इसमें पॉलीसेकेराइड के अलावा और कुछ चीजें भी जुड़ा हुआ है, जैसे एमिनो शुगर हो सकता है, जैसे ग्लूकोसामिन जो ग्लूकोज के साथ अमीन जुड़ा हुआ हो, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन यानी एन एसिटाइल ग्लैक्टोज के साथ अमीन जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये सब वो हो गया जिसमें कॉम्प्लेक्स शुगर है या इसमें कुछ और केमिकल्स भी मिला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग ये समझ पाए कि शुगर के बारे में, कि शुगर बनता किससे, कौन कौन सा चीज हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है। आप ग्लूकोज के बारे में और जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में सेम नेम से, बायोमोलिक्यूल नाम से ही एक चैप्टर है क्लास 12 में केमिस्ट्री में। ठीक है, वहां पे इसका स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बॉन्डिंग के बारे में कि कैसे बॉन्ड बनाता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या इसका नाम दिया गया है, कैसे इसका आइसोमर पॉसिबल है, समझ पा रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, ये चीजें केमिस्ट्री के पार्ट में है। जो बायोलॉजी के हिसाब से जो हमको पढ़ना था वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, और ये भी जो है वो एसिड सॉल्युबल पुल में नहीं गया था। जो लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाल करके उसको जब निचोड़ा जाता है और उससे जो एसिड सॉल्युबल पुल निकलता है, उसमें ये भी केमिकल नहीं गया था, ये रिटेंटेट में ही रह गया था। कहाँ रह गया था? रिटेंटेट में, यानी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ये प्रेजेंट था। कौन? न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आता है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए आरएनए के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बेसिक और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ बता रहा है। तो ये सबसे पहले ये बता रहा है कि डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है। क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। क्यों मैक्रोमोलिक्यूल्स है? क्योंकि ये भी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट था। ये न्यूक्लिक एसिड ये एसिड सॉल्युबल पुल में नहीं गया था। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये बहुत सारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़ा रहता है। पॉलीसेकेराइड्स इसमें एक पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, ये सब चीजें हम लोग जो देख चुके हैं पहले। ठीक है ना? तो जो पॉलीसेकेराइड्स यानी जो ग्लूकोज वगैरह है, पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन वगैरह है, ठीक है, ये सब ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन है। लेकिन आपको पता होगा, पढ़ाए थे एक लिपिड्स के बारे में। किसके बारे में? जो वो ट्रूली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि उसका जो एटॉमिक वेट है वो 800 डाल्टन से कम है, इसलिए वो मतलब ट्रूली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। माइक्रोमोलिक्यूल में आना चाहिए उसको, बट वो एसिड में घुल करके आता नहीं है, वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए का, तो चलिए थोड़ा सा फ्लो चार्ट से इसको तुरंत समझ लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह का है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ठीक है, दोनों ही पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है ना? और आरएनए भी पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है? तीन चीजें होता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीजें होता है। क्या क्या तीन चीजें होता है बताइए? एक शुगर होता है, एक बेस होता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, शुगर और बेस को मिला करके क्या बोलते हैं बताइए? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तब ये क्या कहलाने लगता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाने लगता है।
और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जुड़ करके एक लंबा चेन बना देता है डीएनए का। पिछले क्लास का जो हुआ है वहां पे हम लोग इसके बारे में देखे थे कि कौन कौन सा बेस हो सकता है। बेस दो तरह का होता है, एक प्यूरिन होता है और एक पायरिमिडीन होता है। प्यूरिन में आता है एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन में आता है साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। कुछ याद आ रहा है? रिवीजन नहीं करते हैं इसलिए नहीं याद आ रहा है। अब थे क्लास में कि नहीं? तो कॉपी में देखिए जरा, कॉपी में पलटिए पीछे अगर नोट्स लिख रहे हैं ना। आ तो गया। अब नोट्स कंप्लीट है आपका? देखिए डीएनए, आरएनए कौन कौन सा बेस होता है लिखा हुआ है ना। बस यही चीज है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे फिर क्यों माथा पचीप करें बार बार। ठीक है ना, आप इसको समझिए, घर में देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये समझ पा रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? शुगर होगा, बेस होगा और एक फॉस्फेट होगा। शुगर और बेस को मिला करके न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट मिल जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे आप बताइए कि जो शुगर जो है वो कौन सा शुगर प्रेजेंट है? तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। डीऑक्सीराइबोज किस में पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए में, और राइबोज किस में होता है? आरएनए में। और जो नाइट्रोजन बेस इसमें प्रेजेंट है डीएनए में जो होता है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों प्रेजेंट रहता है। समझ पा रहे हैं? और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पे इसमें यूरासिल होता है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग इसको अच्छे से देख चुके हैं, पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पे बस इतना शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में समझते हैं कि प्रोटीन कौन कौन से स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो प्रोटीन बेसिकली, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर में पाया जाता है। कितना स्ट्रक्चर में? 4 स्ट्रक्चर में। एक को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है अगर वो एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में, सीधा एक चेन के फॉर्म में, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत क्या? ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जहां पे ये जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं ना, ये एक एक यूनिट है किसका? एमिनो एसिड का। किसका? ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड आपस में एक लंबा चेन बना करके एक प्रोटीन बनाया है। ठीक है, इसको पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं, क्योंकि दो प्रोटीन आपस में, दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका याद रखना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीधा चेन बनाया गया, एमिनो एसिड आपस में जुड़ जुड़ करके। सेकेंडरी में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये जो चेन होगा ना वो हेलिकल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? हेलिकल फॉर्म में। और ये दो तरह का हेलिकल बना सकता है, मतलब एक अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो बीटा प्लेटेड सीट के फॉर्म में हो सकता है। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे प्रोटीन को, तो ये वुलन बॉल के थ्रू के जैसा हो सकता है। वुलन बॉल, ऊन का जो बॉल खरीदते हैं जिसमें उनका धागा लपेटा रहता है और कुछ डिजाइन बनाने के लिए कपड़े में, तो उसके जैसा यहाँ पे प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है, तब हम लोग बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। और हमारे बॉडी में जो इंजाइम्स है, प्रोटीन इंजाइम, ये सारा इसी फॉर्म में पाया जाता है। इस फॉर्म में ही ये एक्टिव भी होता है, मतलब जो काम करना है वो टर्सरी फॉर्म में ही काम कर पाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? और अगर ये बहुत ज्यादा और उलझा हुआ है आपस में जैसे तैसे, ठीक है ना, तो ये क्वाटरनरी फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी फॉर्म कहलाएगा।
तो चलिए देखते हैं हम लोग, आप समझ चुके होंगे डायग्राम से। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि पहले ही मेंशन कर चुके हैं अर्लियर में प्रोटीन, कि ये हेटेरोपॉलीमर है, मतलब बहुत अलग अलग तरह के अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अलग मतलब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रक्चर का मतलब अलग अलग निकलता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो अलग बात निकलेगा, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये 3 डायमेंशनल व्यू देखेंगे मॉलिक्यूल का, कि ये आखिर 3 डायमेंशनल व्यू में किस तरीके से अरेंज है। जैसे अगर बेंजीन वगैरह आप पढ़िएगा, ठीक है ना, बेंजीन वगैरह, तो उसमें आप ये देखिएगा कि कौन सा बॉन्ड है जो इस सरफेस पे है, इस सरफेस पे है, और कौन सा बॉन्ड है जो यहाँ से ऊपर है, कौन सा बॉन्ड है जो इस सरफेस से नीचे है। 3 डायमेंशनल व्यू देखा जाता है, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग प्रोटीन वगैरह का जो अब पढ़ने जा रहे हैं ना, कि प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर है, ये वो या तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे बेंजीन वगैरह है, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उससे भी थोड़ा ये अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो 3 डायमेंशनल व्यू में देखेंगे। ठीक है, और इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, 4 लेवल में बांट करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं जहां पे प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज द फर्स्ट एमिनो एसिड, विच इज द सेकेंड, एंड सो ऑन, इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर बात करें प्रोटीन का, प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो अगर मान लो मेरे पास कोई प्रोटीन चेन है और उसमें हम ये बता सकते हैं कि ये पहला एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, कि ये फर्स्ट एमिनो एसिड है, ये सेकेंड एमिनो एसिड है, ये थर्ड एमिनो एसिड है, ये फोर्थ एमिनो एसिड है, अगर ये हम बता सकते हैं और इस तरह का चेन मेरे पास प्रोटीन का अवेलेबल है, समझ पा रहे हैं, या इस फॉर्म में प्रोटीन है, तब हम इसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक प्रोटीन जो है वो इमेजिन करो एज ए लाइन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तुमको प्रोटीन को इमेजिन करना होगा एक लाइन के जैसा, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड द राइट एंड रिपीटेड बाय द लास्ट एमिनो एसिड। जब हम कोई प्राइमरी चेन की बात करते हैं तो ये फर्स्ट एमिनो एसिड जो लेफ्ट में है इसको फर्स्ट एमिनो एसिड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लास्ट एमिनो एसिड जो सबसे लास्ट में। ठीक है यहाँ तक, और ये जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा प्रोटीन का, सॉरी हाँ प्रोटीन का। ठीक है, फर्स्ट एमिनो एसिड को वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, फर्स्ट एमिनो एसिड को एन टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल। ठीक है, और जो लास्ट एमिनो एसिड होगा ना उसको बोलेंगे सी टर्मिनल। क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल। तो जो फर्स्ट एमिनो एसिड है उसको एन टर्मिनल एमिनो एसिड बोलते हैं, और जो लास्ट होता है उसको सी टर्मिनल एमिनो एसिड बोलते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको यह जानना है कि एक सीधा चेन अगर है प्रोटीन का तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहला रहा है, उसमें हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा एमिनो एसिड है ये काउंट भी कर सकते हैं, और फर्स्ट एमिनो एसिड को एन टर्मिनल एमिनो एसिड बोलेंगे और लास्ट को सी टर्मिनल एमिनो एसिड बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपली समझ लीजिए ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा, सीधा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रेट लाइन में समझो। ठीक है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होगा वो हेलिकल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? हेलिकल फॉर्म में होगा। जो चेन होगा प्रोटीन का वो हेलिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, ये या तो हेलिकल फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में? हेलिकल फॉर्म में,
नहीं तो फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगा वो फिगर में देख चुके हैं, बीटा प्लेटेड शीट में लेयर बाय लेयर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे अमीनो एसिड है, यहाँ पे अमीनो एसिड है, फिर यहाँ पे अमीनो एसिड है, फिर यहाँ पे अमीनो एसिड है, एक से ज्यादा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, लेयर बाय लेयर अगर प्रेजेंट है तब ये कहलाता है बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, तो ये दो फॉर्म में सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है। एक हो सकता है अल्फा हेलिकल फॉर्म, तो अल्फा हेलिकल फॉर्म में कैसा, अल्फा हेलिक्स, और या तो बीटा प्लेटेड शीट। और तीसरा जो इसमें बात याद रखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि ये जो इसका हेलिकल फॉर्म होगा ना वो ऑलवेज राइट हैंडेड होगा। हेलिकल फॉर्म इज ऑलवेज राइट हैंडेड इन फैशन। राइट हैंडेड का मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर हम दाहिना हाथ, अपना दाहिना हाथ की उंगली को इधर घुमाते हैं, इधर दाहिना हाथ की उंगली को, तो अगर दाहिना हाथ का उंगली इधर घूम रहा है तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर। तो प्रोटीन जो हेलिकल फॉर्म में वो वैसे घूमते जाए जिधर दाहिना हाथ की उंगली घूमता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाए। समझ पा रहे हैं? मतलब जस्ट लाइक ऐसे कि ये इस तरीके से घूमते हुए ऊपर चला जाए। समझ पा रहे हैं? तभी यह स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म कहलाएगा। तो आपको बीटा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उससे आपको तीन बात याद रखना है कि ये अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में हो सकता है, बीटा प्लेटेड शीट हो सकता है, अगर हेलिकल फॉर्म रहेगा तो ऑलवेज राइट हैंडेड फैशन में रहेगा। हेलिकल में क्या होता है कि यहाँ प्रोटीन है, यहाँ प्रोटीन है, सॉरी यहाँ पे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का चेन बनते जा रहा है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, बनते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे क्या है बीटा प्लेटेड शीट में, तो यहाँ पे मान लो कि 5-6 अमीनो एसिड है, फिर 5-6 अमीनो एसिड यहाँ पे, फिर 5-6 अमीनो एसिड यहाँ पे, और यहाँ पे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह के थ्रू या फिर कोई बॉन्ड वगैरह के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसका जो मेन जो स्केलेटन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कहलाएगा बीटा प्लेटेड शीट, ये कहलाएगा अल्फा हेलिक्स, और अल्फा हेलिक्स जो होता है वो राइट हैंडेड फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आपको तीन चीजें याद रखना है। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये सबसे पहला 3 डायमेंशनल व्यू देता है। ये बात याद रखना है, कैसा व्यू देता है, 3 डायमेंशनल व्यू। ठीक है, और ये चेन इज फोल्डेड like hollow woolen ball like structure। और इसका जो चेन होगा ना प्रोटीन का, वो इस तरीके से मुड़ा हुआ होगा कि ऊन का जो गोला होता है उस तरह का बना हुआ दिखेगा और अंदर में खाली जगह। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दिस स्ट्रक्चर is necessary for biological activity of protein। प्रोटीन्स का बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे कुछ प्रोटीन एंजाइम का काम कर रहा है, कुछ प्रोटीन अलग अलग काम कर रहा है, तो वो काम करने के लिए प्रोटीन को
इसी स्ट्रक्चर में रहना पड़ेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर में रहना पड़ेगा, वुलन बॉल के जैसा स्ट्रक्चर में रहना पड़ेगा, तब ये अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको टर्सरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये बातें याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बात रखना है, याद रखना है कि यहाँ पे प्रोटीन का 2 या 2 से अधिक चेन अलग अलग टाइप का प्रेजेंट रहेगा, समझ पा रहे हैं, और वो एक साथ जो है वो फोल्डेड रहेगा, अलग अलग चेन एक साथ फोल्डेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और more than 2 chains are folded together, एक साथ फोल्डेड रहेगा। और मान लो कि एक चेन ऐसे फोल्डेड है, ठीक है, और दूसरा चेन भी इसी के साथ फोल्डेड है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। मतलब एक स्फीयर बना रहा है, उसी के साथ दूसरा स्फीयर भी उसमें लपेटा हुआ है, इस तरीके से। इसका जो बेसिकली हमको याद रखना है, ठीक है, वो ये है, जो ह्यूमन का हीमोग्लोबिन है, जो हम लोगों के आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, वो एक प्रोटीन है, प्रोटीन नेचर का है, 4 सब यूनिट एक साथ प्रेजेंट है, 4 तरह का प्रोटीन समझो एक साथ प्रेजेंट है, तब तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही बनाएगा। क्या बनाएगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ह्यूमन, इसका एग्जांपल में भी आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन हेमोग्लोबिन, और ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट्स ऑफ 4 सब यूनिट्स। कितना सब यूनिट कंसिस्ट करता है? 4 सब यूनिट। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, 2 एक जैसा है और 2 एक जैसा है, ठीक है। तो इसमें से एक हो जाएगा अल्फा टाइप और दूसरा हो जाएगा बीटा टाइप। अल्फा टाइप और बीटा टाइप जो है, ठीक है, इसमें भी 2 सब यूनिट्स हैं और इसमें भी 2 सब यूनिट्स हैं। तो 2 सब यूनिट है बीटा टाइप का, 2 सब यूनिट है अल्फा टाइप का, और टोटल मिला करके 4 सब यूनिट है, और चारों मिला करके ह्यूमन हीमोग्लोबिन कहलाता है। आ रहा समझ में? ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स हीमोग्लोबिन, ठीक है, और सब मिलकर के क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहां तक? तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 4 तरह का जो स्ट्रक्चर है, आपको जो चीजें बता रहे हैं, जो चीजें आपको बता रहे हैं, बस एग्जाम में आपको वही आना है और आपको बस वही याद भी रखना है। उसके अलावा आपको कोई दूसरा चीज एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? वो है कैसा, कितना चेन होता है, क्या शेप बनाता है, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो अगर देखिएगा प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी जो है वो एक लंबा चेन होता है, एमिनो एसिड अलग अलग होता है, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट को एन टर्मिनल बोलते हैं और सेकंड वाले को, मतलब लास्ट वाले को, सी टर्मिनल बोलते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है या तो बीटा प्लेटेड होता है। हेलिकल में लगातार चेन घूमते हुए आगे बढ़ता है, राइट हैंडेड फैशन में होता है, दाहिना हाथ के नियम के हिसाब से देख सकते हो, इस तरीके से घूमेगा। या तो बीटा प्लेटेड हो सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड, फिर यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड, फिर यहाँ पे, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। समझ पा रहे हैं? टर्सरी में आइएगा तो वुलन बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होगा। इंजाइमेटिक एक्टिविटी करने के लिए या फिर प्रोटीन को अपना काम करने के लिए टर्सरी फॉर्म में होना जरूरी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसी में मिलेगा।
जब एक से ज्यादा चेन आपस में मिल करके स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। उसका एग्जांपल है ह्यूमन हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 तरह का प्रोटीन प्रेजेंट है, उसमें से 2 प्रोटीन एक जैसा है वो अल्फा कहला रहा है, 2 एक जैसा है वो बीटा सब यूनिट्स कहला रहा है। अगर इतना आप याद रखते हैं और आप क्वेश्चंस देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है।